अच्छा, ये ना हमने जो हमारा ये प्रोजेक्ट है स्टूडेंट एरा वाला, इसमें हमने जो ऐप के अंदर कैसे फोल्डर बनाने होते हैं और कैसे फिर उनका वो यूआरएल बन जाता है वो सीख चुके हैं। स्टाइलिंग कैसे लगानी है वो सीख चुके हैं। तो इसको एक दफ़ा हम स्टार्ट करके देख लेते हैं कि फ्रंट एंड में ये कैसे नज़र आ रहा है। स्टार्ट में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले चलने में। और अगर ये आपको नोड 18 पर अगर इसको चलाने में कोई एरर आ रहा है तो आपने 20 इंस्टॉल कर लेना है, जो कि अभी एलटीएस में नहीं आया। अभी वो एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है, ये करंट में है। ये एलटीएस में ये होता है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले आते हैं। अभी ये करंट में है नोड 20। अगर आपको कोई इसमें एरर आए तो नोड 20 आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमने देखा था इसको कि कैसे इसमें ये पेजेस बनाते हैं, कैसे ऊपर यूआरएल यहाँ पर बन जाता है। मिसाल के तौर पर हमने उसको लिंक भी इसमें किया हुआ है कि अच्छा, ये आपके स्टाइलिंग का भी हो सकता है इशू आए कि आपके लोकल पर स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हो, आप जैसे करना चाहते हैं कोड के मुताबिक आपकी स्टाइलिंग ठीक हो लेकिन वो ख़राब आ रही है। तो ये देखिए ऊपर स्पेशलाइजेशन लिखा है, इसने यूआरएल बनाया है और ये हमारे ऐप के अंदर ये स्पेशलाइजेशन कह कर बना हुआ है। यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है स्पेशलाइजेशन का, ये नीचे ये वाला। इसमें ये अपलोड कोर्स वाला भी एक है फोल्डर। और अब हमने ये देखना है कि हमने जो यहाँ से अपलोड करना है कोर्स, या हमने ये बीकॉम इंस्ट्रक्टर पर कोई बंदा आता है तो उसने जो यहाँ से डाटा लिखकर जो भेजना है बैकएंड पर वो सेव कैसे करवाना है, मतलब कि बैकएंड वाला जो हमने एपीआई हिट करनी है वो कैसे करनी है। इनके अपने पोस्ट मेथड हमने देखना है कि फ्रंट एंड से कैसे हम डेटा भेज सकते हैं बैकएंड पर। और हम ये भी बाद में देखेंगे कि फ्रंट एंड पर कैसे डाटा शो करवा सकते हैं बैकएंड वाला डाटा फेच करके। तो ये वैसे हमने वो करवाया हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कार्ड नज़र आ रहे हैं, ये बैकएंड से ही डाटा फैच होकर आ रहे हैं। तो इसको मज़ीद हम एक दफ़ा मज़ीद देख लेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमने डाटा जो है ना वो पोस्ट कैसे करवाना है। और इस वाली एपीआई हमने बना ली हुई है कि ये उसका जो फुल नेम और ईमेल और फ़ोन नंबर और कंट्री, ये सारी चीज़ें बैकएंड पर भेजनी है। और उसकी जो रेज्यूम है, रेज्यूम अभी ऑप्शनल हमने रखी हुई है कि इसमें हमने रेज्यूम को फायर बेस पर अपलोड करके उसका जो यूआरएल बनेगा वो हमने असल में बैकएंड पर भेजना है। इसलिए अभी फिलहाल हम ये सिर्फ ऊपर वाला जो डाटा है ये चीज़ें बैकएंड पर भेजेंगे। तो हमने बैकएंड डेवलपर को कहना है कि आपने क्या करना है, एक एपीआई बना कर देनी है हमें जो बिकॉम इंस्ट्रक्टर का डाटा सेव करवाए। उसका फुल नेम होगा, उसका ईमेल होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा और उसकी कंट्री होगा और रेज्यूम का यूआरएल होगा। वो अगर हम भेजें तो आपने एक्सेप्ट कर लेना है, ना भेजें तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। तो वो ऑप्शनल होगा। तो इसकी एपीआई हमने बैकएंड डेवलपर को बनाना है और उसकी ये डिमांड है। तो जब हम बैकएंड डेवलपर को एपीआई बनाने का कहेंगे तो वो हमें इसके रिलेटेड एपीआई बनाकर दे देगा। तो जब हम बैकएंड डेवलपर को कहेंगे कि हमें एपीआई बनाकर दो, ये रिक्वायरमेंट हम उससे भेजेंगे, तो बैकएंड पर एपीआई बनाएगा इस तरह कुछ करके। आपने इसके लिए परेशान नहीं होना कि वो बैकएंड पर एपीआई कैसे बना रहा है, वो क्या कर रहा है बैकएंड पर। आपको सिर्फ उसकी एपीआई से घर से जो आपको वो बना कर देगा। तो ये बैकएंड वाला भी मैंने ओपन कर लिया है साथ में।
इसमें हम आ जाते हैं जिसमें एपीआई हमने बनाई हुई है। क्या प्रोजेक्ट का नाम है, स्टूडेंट एरर ला रहा था। इसको चलाना होता है। ये बैकएंड का काम है, आप लोगों ने इसके लिए परेशान नहीं होना। अच्छा, ये अब चल पड़ा है, इसके लिए डेटाबेस भी यहाँ से ऑन करना होता है, अगर वो ऑन नहीं है तो। ऑन है ये, डेटाबेस ऑन। तो अब ये एपीआई जो हमने फ्रंट एंड वाले ने रिक्वायर की थी कि इस तरह की एपीआई चाहिए, तो उसने ये बनाकर एक हमें एपीआई दे दी है बिकम इंस्ट्रक्टर वाली। उसने कहा कि ये उसका रूट है बिकम इंस्ट्रक्टर वाला। आपने फ्रंट एंड वाले ने क्या करना है, वो कहेगा कि ये एपीआई आपको वो इस तरह दे देगा। दूसरा प्रोजेक्ट की तरह ये है। तो इसके यहाँ पर वो कहेगा कि ये यूआरएल है एपीआई का बिकम इंस्ट्रक्टर वाला, और इसका जो बेस यूआरएल है वो कुछ इस तरह का है, वो मैं आपको पोस्टमैन से दिखा देता हूँ। फ्रंट एंड वाले को जो यूआरएल मिलेगा एपीआई का, वो इस तरह का मिलेगा। पोस्टमैन फ्रंट एंड वालों के पास भी ये इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि वो एपीआई को हिट करके पहले चेक भी करेंगे कि क्या वाकई वो इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कैसे करके उसको चलाना है। तो पोस्टमैन आपने इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। और हो सकता है आपको ये वाला पूरा फोल्डर ही दे दिया जाए एपीआईज का। तो इसमें जो ये है वो बिकम इंस्ट्रक्टर वाली, आपको जो एपीआई मिलेगी इस तरह का यूआरएल मिलेगा कि ये यूआरएल आपने यहाँ पर हिट करना है, और साथ में आपको डमी डेटा मिलेगा इस तरह का। ये आपको बैकएंड डेवलपर देगा ये वाला, और साथ में ये वाला यूआरएल। वो कहेगा कि अगर आप इस तरीके से फुल नेम का ये एग्जैक्ट इसी तरह आपने लिखना, ईमेल इसी तरह, फोन इसी तरह, ये इसी तरह रेज्यूम यूआरएल इसी तरह लिखना है, रेज्यूम पाथ इसी तरह लिखना है। और आगे जो वैल्यूज हैं वो तो जो बंदा जिसका फुल नेम होगा उसकी वैल्यू आएगी, कंट्री उसका आएगा, यूआरएल आगे उसका आएगा, पाथ उसका आएगा। लेकिन जो ये लेफ्ट साइड वाले रेड कलर में आ रहे हैं नाम, ये एग्जैक्टली यही होने चाहिए। बैकएंड वेयर पर आपको कहेगा कि ये इसका पैटर्न है, ये आपको सेंड कर देगा। और कहेगा कि ये एपीआई है, इसके ऊपर आप पोस्ट मेथड से अगर हिट करें, फ्रंट एंड से पोस्ट मेथड से आप हिट करें, तो आपकी जो डेटाबेस के अंदर जो है वो चीज़ वो सेव हो जाएगी। और अगर सेव हो जाए तो आपको ये रिस्पॉन्स आएगा। वो कहेगा जब अगर वो सेव हो जाए तो आपको रिस्पॉन्स इस तरह का आएगा। जब आप हिट करेंगे फ्रंट एंड से, सेव करने के बाद आपको वो जो जो चीजें आप सेव करेंगे वो भी आएगा, और साथ में आपको ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के कॉलम भी आएंगे, और साथ में उसकी आईडी भी आएगी कि इस आईडी के अगेंस्ट वो सेव हो रहा है। तो इस तरह जितनी दफा आप हिट करते जाएंगे वो सेव होता जाएगा। दूसरी एपीआई उसको देखने वाली, वो हो सकता है आपको बैकएंड डेवलपर ये भी दे दे कि अगर आप ये गेट के मेथड से इसको हिट करेंगे, मतलब कि डेटा को फैच करने वाला जो तरीका होता है उससे हिट करेंगे, वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे कि फैच कैसे करते हैं और पोस्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे सिर्फ गेट मेथड में हिट करेंगे तो आपके पास जितने भी ये सेव हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। अभी एक ही सेव हुआ है, एक और सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अली 3 था, अब यहाँ पर लिख लेते हैं वसीम लिख लेते हैं। तो आप इसको हिट करते हैं, अब जो सेव होने के बाद रिस्पॉन्स आएगा वो देखो वसीम आया है। और इसको टोटल को अब हम हिट करके यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ऐसे ये देखें, पहले ये सेव हुआ है, और दूसरे नंबर पर ये जो वसीम है वो सेव हो गया। तो अब हमने फ्रंट एंड से देखना है कि इसको कैसे हम पोस्ट वाली एपीआई जो है इसको हिट करके कैसे हम बैकएंड पर डाटा भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने सबसे पहले कोड में आते हैं।
कोड में आने के लिए हमें इसमें आना पड़ेगा कि ये पेज कौन सा है। ये वाला, ये पेज कौन सा है, वो क्या है, बिकम इंस्ट्रक्टर वाला पेज है, तो ये मतलब कि ये वाला होता है फोल्डर। तो हम अपने कोड में इस फोल्डर पर आ जाएंगे, बिकम इंस्ट्रक्टर वाले पर। किधर है बिकम इंस्ट्रक्टर? यहाँ पर एक फोल्डर होना चाहिए बिकम इंस्ट्रक्टर के नाम का। ये रहा। और इसमें पेज डॉट टीएसएक्स में वो सारा ये काम हो रहा है। अब इसमें फॉर्मेट यूज किया हुआ है। फॉर्मेट क्या होता है ये? एक एक मतलब कि वैलिडेशन के लिए यूज होता है, जो अभी यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो, मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा तो उसने कहा है कि ये रिक्वायर्ड है। तो जो जो रिक्वायर्ड होता है उसके, अगर उसमें कुछ भी ना लिखा जाए तो ये कह देता है कि आपने, वो रिक्वायर्ड है और ये ईमेल की फॉर्म में रिक्वायर्ड है। इसी तरह आप ईमेल लिखेंगे फिर वो कहेगा कि हाँ अब ठीक है। तो इस तरह की वैलिडेशन जो है वो फार्मिक एक हुक है, उसके जरिए हो जाती है। उसको भी आपने स्टडी कर लेना कि फार्मिक कैसे वर्क करती है। तो ऑन सबमिट का इसने ऑलरेडी, ये तो इसने तो पहले लगाया हुआ है कि ऑन सबमिट पर आप ये कर दो। ऑन सबमिट पर कंसोल डॉट लॉग में ये कहता है फॉर्म सबमिटेड, और आगे इसकी ये वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज वो होंगी जो इसमें हमने लिखी हैं। और उसके बाद इफ सिलेक्टेड फील्ड रेज्यूम है तो उसमें वो कहता है कि फाइल को अपलोड करना है, वो साथ लगा दो। ये सारी फार्मेट की हैं वो मेथड। उसके बाद कहता है कि अगर आपने फॉर्म को सबमिट करना है तो ये उसमें मेथड ये पोस्ट होगा। और ये फॉर्म डाटा, जितना भी फॉर्म में आ चुका है वो फॉर्म डाटा यहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ, ये नेक्स्ट जेएस में हम डाटा पोस्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आएंगे। नेक्स्ट जेएस में डाटा पोस्ट कैसे करना है ये है एपीआई राउट्स में। नेक्स्ट जेएस डॉट ओ आर जी, इसमें उसने कोई एग्जांपल दी हुई होगी कि आप इस तरीके से डाटा पोस्ट कर सकते हैं। एपीआई राउट्स में है, राउटिंग के अंदर क्यों हमें लेके आए हुए एपीआई राउट्स में? हमें डाटा फैचिंग के साथ डाटा पोस्ट करने वाला देखना है। ये फॉर्म्स एंड म्यूटेशंस को चेक कर लेते हैं कि इसमें ये क्या कर रहे हैं। सबमिट डॉट टीएसएक्स के नाम से उसने ये बनाया हुआ है। इसको हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं कि उसमें क्या आएगा। ये कह रहा है कि ऐसे करके आप एक फंक्शन बनाएं और उसमें ये जो डाटा है वो, और अवेट क्रिएट आइटम, ये एक उसने फंक्शन बनाया हुआ है। अच्छा, उसमें ये ऑन सबमिट पर मजीद ये नीचे आता है और कहता है कि ऐसे करके ये फॉर्म डाटा आ जाएगा हमारे पास जो भी होगा। और उसके बाद वो कहता है कि रिस्पॉन्स में आप लिखें। ये असिंक अवेट फंक्शन है। असिंक अवेट का मतलब होता है कि जब तक ये इसका रिस्पॉन्स आ नहीं जाता, जब तक इसका रिस्पॉन्स आपको वापस मिल नहीं जाता, आपने वेट करना है, यहाँ पर नीचे नहीं कोड के एग्जीक्यूट करना है। जावास्क्रिप्ट में ये मसला है, मतलब कि उसकी एक फीचर है कि अगर इस तरह का उसको वेट करने वाला कुछ काम पड़ जाए तो वो हमें प्रॉमिस रिटर्न कर देता है। वो कहता है कि ये जो यहाँ पर वेट हो रहा है, इसका जो आंसर है वो मैं बाद में आपको दे दूंगा, अभी मैं नीचे जाकर अपना कोड एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन अगर उस फंक्शन के साथ हम असिंक लगा दें और यहाँ पर उसने
हमें प्रॉमिस रिटर्न करना था, उसकी जगह हम अवेट लगा दें, तो जावास्क्रिप्ट उसको यहीं पर रोक लेता है कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता आगे नहीं जाना। तो ये असिंक अवेट को यूज करते हुए हमने ये चीजें देखनी होती हैं कि, क्योंकि हमें जब रिस्पॉन्स आएगा तभी हम आगे उसका कुछ कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल उसने सही लगाया हुआ था, जिसने ये पहले काम किया हुआ है। उसने कहा कि यहाँ पर एपीआई लिखनी है, जो आपको एपीआई मिली हुई है वो एपीआई आपने यहाँ पर लिखनी है, और आगे ये करली ब्रैकेट्स हैं और उसमें मेथड लिखना है, और बॉडी के अंदर आपने जो फॉर्म का डाटा है वो दे देना है। तो आपको रिस्पॉन्स में उसका जवाब आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि जो इसको जवाब आया है रिस्पॉन्स वाला, अगर आप उसको जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके, और उसके साथ भी अवेट लगाना है। और ये डाटा के अंदर आपके पास जो इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो आपको मिलता है पोस्टमैन में, जो आपको यहाँ पोस्टमैन में मिलता है, ये वाला, ये पूरा, ये जो इसको पोस्टमैन में मिल रहा है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। और ये सबमिट होने के बाद, हाँ, ये सबमिट होने के बाद ही मिल रहा है। कि जो सबमिट होगा उसका पूरी डिटेल हमें वापस, ये एपीआई बनाने वाले ने इसी तरह बनाया हुआ है कि आपको पूरी डिटेल मिलती है। अगर आप चाहें कि आपको डिटेल पूरी नहीं चाहिए, आप एपीआई बनाने वाले को कह सकते हैं कि हमें सिर्फ आईडी दे दो, या इसका जो यूआरएल है वो दे दो, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो वो एपीआई उस हिसाब से भी बैकएंड डेवलपर बना के दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही सेम सही उसने लिखा हुआ है कि सबमिट होने पर वो फंक्शन चले, ऑन सबमिट वाला। और ऑन सबमिट वाला फंक्शन क्या करता है कि उसमें जो भी फॉर्म के अंदर डाटा है उसको पोस्ट मेथड के जरिए ये भेजता है, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो ये चेक कर लेते हैं क्या ऐसे लिखा हुआ है, हाँ ऐसे ही है। लेकिन हमारा जो यूआरएल है वो ये नहीं है। हमारा यूआरएल है यहाँ पर बेस यूआरएल ये कि हमने कांस्टेंट बनाया हुआ है यहाँ पर, जो कि लाइव, हमारा जो है लाइव के लिए हमने ये बनाया हुआ है। यहाँ पर एक फाइल है कॉन्स्टेंट्स के अंदर होगी, कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स के नाम का है कोई फोल्डर, कॉन्स्टेंट्स में नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ पर एक और में हमने वो यूज़ किया हुआ, उससे हमें वो फोल्डर मिल जाएगा कि वो कहाँ बनाया हुआ था। मिसाल के तौर पर हमें हमें वो मिल सकता है जहाँ पर हम फ्रंट एंड पर एपीआई का डाटा फैच कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा ये है, ये मैनेज कोर्स नहीं, मैनेज कोर्स वाले में तो हम नहीं फैच कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो होम है हमारा, ये या स्पेशलाइजेशन वाले में भी हम फैच कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का अलग पेज है और उसके अंदर नहीं, ये नहीं, स्पेशलाइजेशन में भी नहीं है, वो बिल्कुल होम जो पेज डॉट टी एस एक्स है यहाँ पर है। और इसके अंदर वो हमने लगाया हुआ है स्लाइडर, किसके नाम का, स्पेशलाइजेशन के नाम का। और इन स्पेशलाइजेशन में जाकर हमने वो कार्ड लगाए हुए हैं, ये कार्ड कैरोसेल में, और ये डाटा हम यहाँ से फेच करके भेजते हैं। ये देखें, वो ये है एट यूटेल्सिस में, हमने यहाँ पर इसको फेच कर रहे हैं। तो इस गेट स्पेशलाइजेशन वाले फंक्शन पर जाते हैं, और इसमें ये देखें, ये बेस यूआरएल उसने यूज किया है। ये कहाँ से यूज किया है ये ऊपर से हम देख सकते हैं यहाँ पर अब, कि बेस यूआरएल वो कहाँ से पकड़ रहा है। ये देखें, वो बेस यूआरएल पकड़ रहा है एट यूटेल्सिस के अंदर, बेस यूआरएल का एक फाइल है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके उधर जा सकता हूँ, ये देखें, यूटेल्सिस का फोल्डर है, कॉन्स्टेंट्स का नहीं है, यूटेल्सिस का है। और उसके अंदर ये बेस यूआरएल की एक फाइल है। तो हम एक और बना लेते हैं इसमें बेस यूआरएल की के साथ ही यूटेल्सिस में एक और भी बना लेते हैं, जिसमें हम लोकल यूआरएल लिख लेते हैं, लोकल बेस यूआरएल। हाँ, लोकल। आप लोग जो फ्रंट एंड वाले हैं आप तो इसी से डील करेंगे, क्योंकि आपके पास ये लोकल वाला हिट करने से आपको वो एपीआई नहीं मिलनी है।
अभी मेरे पास ये क्योंकि लोकल में चल रहा है वो बैकएंड वाला प्रोजेक्ट, और जो बैकएंड डेवलपर होगा वो जब इसको बनाएगा तो उसके पास भी वो लोकल में पहले चल रहा होगा, तो वो आपकी टेस्टिंग के लिए भी ये लोकल वाला यूज कर सकता है। या फिर इसको आप लोगों ने, क्योंकि वो यूज तो करना नहीं है, तो मैं इसी को फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ जो ये वाला है, और इसकी जगह मैं एक और जो मुझे चाहिए अभी मैं वो लिख लेता हूँ। इसको ये एक्सपोर्ट करने की बजाय मैं अपने लोकल वाला यहाँ पर लगा के देख लेता हूँ। इसमें सिर्फ मसला ये आएगा, क्या इसमें इश्यू आया है भला, रेड क्यों कर दिया इसने यहाँ पर, सेम ऊपर वाला ही कॉपी किया है। अच्छा, इसमें मसला ये आएगा कि फ्रंट एंड पर हमारे ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। हाँ, ये एरर देना शुरू हो जाएगा कि, अच्छा ये तो उस वजह से एरर दे रहा है ना कि एक मसला इसमें है वो ये वाला, लेकिन इसको जब फ्रंट एंड पर मिलेंगी नहीं वो, तो हो सकता है कि हमारा ये यहाँ पर जो होम यूआरएल है वो ना चले। इसको रिफ्रेश करें अगर, ओ अच्छा, ये सिर्फ जब बिल्ड बनाते हैं तो इसने कैशी में, असल में ये सारी चीजें कैशी में रख ली हुई हैं। तो अब इसको बेशक वो होम यूआरएल ना भी मिले तो वो कोई मसला नहीं कह रहा है। तो बिकम इंस्ट्रक्टर पर दोबारा आ जाते हैं हम, यहाँ पर, और ये हमने हिट करना है, और इसके ऊपर जो लिखेंगे वो हमने ये इसकी बजाय हमने, हमें जो बैकएंड डेवलपर वाले ने एपीआई का यूआरएल दिया है, मुझे उसने दिया है लोकल वाला, तो मैं वही यूज करूंगा। पोस्टमैन से लेकर आप लोगों को जो मिले यूआरएल, बेस यूआरएल आपने बेस यूआरएल में वही लगा देना है। तो आप लोगों को ज्यादातर जो मैंने कमेंट किया है वही मिलेगा। ये बेस यूआरएल के तौर पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें जो फॉर्म सबमिट करना था वो कौन सा था भला, ये तो सारे वो निकला है स्पेशलाइजेशन वाले। ये है मेरे ख्याल में, हाँ नहीं ये नहीं, वो था हमारा बिकम इंस्ट्रक्टर का पेज डॉट टीएसएक्स, बिकम इंस्ट्रक्टर का पेज डॉट टीएसएक्स था वो। हियर इज बिकम इंस्ट्रक्टर, ये रहा इसमें। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि इसको हिट करना है जैसे उसने डॉक्यूमेंटेशन में बताया है, कि जब आपके पास डाटा आ जाए, वो डाटा आप इस तरह ये वाला फॉर्मेट यूज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था कि आपने जो रिएक्ट वाली एग्जांपल थी उसमें जो हमने डाटा लिया था कि ऑन चेंज पर आप इस तरह के पूरा वो बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, वो पूरा ऑब्जेक्ट भी हम इसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो पूरा ऑब्जेक्ट भी हम इसको दे सकते हैं फॉर्म डेटा की जगह पर। अभी तो ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो उससे जो डाटा बन के हमें मिलता है हम यहाँ पर आ रहा है, और ये मेथड वो पोस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अगर वो फॉर्मेट नहीं यूज करना चाहते कहीं पर, और आप वो वाला मेथड यूज करना चाहते हैं जो हमने पहले एक रिएक्ट वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे हमने इनपुट का डाटा लेते हैं, तो असल में ये फार्म डाटा में भी वो इनपुट का डाटा लिया हुआ है, तो उसको यहाँ पर वो सबमिट कर रहा है। यहाँ पर जो फैच मेथड है, यहाँ पर इसको हमें सबसे पहले यहाँ वेरिएबल के तौर पर चाहिए। इसको फिर हम वो बैक टिक में लिखेंगे, और स्टार्ट में हमें चाहिए बेस यूआरएल। हाँ, ये बेस यूआरएल, और उसके बाद ये बेस यूआरएल देख लें कि उसके साथ ये इतना है, स्लैश एपीआई लिखा हुआ है।
और एपीआई के बाद वाला हिस्सा जो है, उसके बाद हमें ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे स्लैश लगाना पड़ेगी। और उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो है, एपीआई के बाद वाला हिस्सा स्लैश लगाने के बाद है बिकम इंस्ट्रक्टर। तो ये बिकम इंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर ये मैंने बिकम इंस्ट्रक्टर लिख दिया। तो ये एपीआई मैंने लिख दी जो मुझे डेवलपर ने दी है बेस यूआरएल को यूज करते हुए। और फिर आगे करली ब्रैकेट्स लगाकर मैंने मेथड लिखना है कि कौन सा है। और मैंने बॉडी के अंदर उसकी बॉडी लगाकर उसमें जो मुझे इनपुट का जो डाटा आया है, एक एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, मैंने वो यहाँ पर दे देना है इसको। तो ये क्या करेगा, असीम का वेट ये फंक्शन ऊपर इसने बनाया हुआ है, देख लेते हैं कि ऑन सबमिट का इसने ये फंक्शन बनाया हुआ है। और इसके साथ ऑन सबमिट में इसके साथ असिंक लगा हुआ है। और ये एरो फंक्शन है, और इस एरो फंक्शन के अंदर हम हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। और ये ऑन फंक्शन बना हुआ है किसका, ये फंक्शन है फॉर्मिक का, एक मेथड है ऑन सबमिट। तो फार्मिक का ये ऑलरेडी उसने बना के दिया हुआ है कि आपने इस तरह यूज करना है। और ये वैल्यूज फार्मिक ने कहा कि इनिशियल वैल्यूज इसकी ये होंगी। ये आप पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे कि फार्मिक कैसे यूज होता है, तो उससे आपको ये समझ आ जाएगी मजीद। अगर फार्मिक यूज नहीं करना तो फिर हम ऑन सबमिट वाला हमने जो फंक्शन एक बनाया था पहले, कहाँ पर, रिएक्ट वाले लेक्चर में, कि ऑन सबमिट पर क्या होना चाहिए, हमने वो कंसोल डॉट लॉग करवा दिया था। तो ऑन सबमिट पर असल में वो ये होना चाहिए, ये वाला ऑन सबमिट के अंदर ये फंक्शन ऐसे चले कि असिंक, एक तो ऑन सबमिट में जो फंक्शन होना है उसके साथ असिंक लिखना है। और आगे ये फेच वाली एपीआई कॉल करनी है हमने। फेच लिखकर आगे उसमें यूआरएल देना है, और फिर आगे उसको डाटा देना है, और आगे ये फॉर्म, फॉर्म का डाटा। और रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर आ जाए, मतलब कि उसको रिस्पॉन्स मिल गया है, तो फिर आपने, वो कह रहा है कि ये फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, करवा देना। ये फायर अलर्ट है एक, स्वीट अलर्ट की। आपने अब स्वीट अलर्ट 2 को भी थोड़ी सी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी कि वो कैसे काम करता है। वो एसएल डॉट फायर और जो भी इसमें लिखेंगे वो उसको अलर्ट करवा देता है। और आगे जो फार्मेक को ये रीसेट कर रहा है, ये फार्मेक के हैं सारे मेथड, ये भी रीसेट वाला भी, कि जो वैल्यूज हैं उनको रीसेट कर दो। और एरर आया है तो फिर ये एरर शो करवा दो। इसको मैं सेव करता हूँ जरा, और अब इसको हम हिट करके देखते हैं कि ये क्या क्या करता है हमारे साथ, चेक करते हैं। तो इसमें नेम में लिखता हूँ लेट्स सपोज वसीम, और उसके बाद ईमेल में लिखता हूँ, ये ईमेल, फोन नंबर, कंट्री, ये सारा लिख हो गया है। ये मैं नहीं चूज कर रहा, ये अभी फिलहाल नहीं चूज कर रहा। और इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये क्यों रिक्वायर्ड कह रहा है कि फाइल चूज करो, अ, ये फार्मेक की वजह से ही कुछ ना कुछ इसमें है कि वो फाइल कह रहा है कि आप चूज करो ही करो। तो बैकएंड पर तो इसको भेजनी नहीं, वैसे मैं इसको यहाँ से चूज करके अपलोड कर देता हूँ ताकि फार्मेक का एरर खत्म हो, कि वो जो कह रहा है कि आप फाइल भी साथ अपलोड करें। सीवी, ये वाली मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पर। आप लोगों ने इसको क्या करना है कि ये जो सीवी अपलोड होने का प्रोसेस है, ये इस तरह नहीं आपने बस अपलोड कर देनी। इसको अपलोड होने के लिए पहले ये फाइल बेस पर जाएगी, वहां अपलोड होगी, यहाँ उसकी प्रोग्रेस भी शो हो जाएगी, टिक लग जाएगा जब अपलोड हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ये सबमिट का बटन इनेबल करवाना है। और उसके ऊपर जब क्लिक होगा तो, हाँ ये क्या कह रहा है, देयर इज इशू ऑन सबमिटिंग फॉर्म, मतलब कि इसने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है उसकी। इसको हम अब इंस्पेक्ट में देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या ये बैकएंड का एरर है या फ्रंट एंड का एरर है। उसके लिए आपने नेटवर्क के टैब में आ जाना है, कि जब मैं ये रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो क्या चलता है, सीन क्या चलता है। ये रिक्वेस्ट गई, ये बिकम इंस्ट्रक्टर वाले में गई, और आगे ये है बैकएंड का एरर। और ये क्या एरर है ये भी ये बता देता है यहाँ पर, कि बैकएंड पर आपका जो डाटा भेज रहे हो उसको मैनेज करने को कोई सही तरीके कार नहीं है। वो कह रहा है कि, हाँ ये देखो, इस तरह का नेम, जो फुल नेम है वो इस वेरिएबल के नाम से एग्जैक्ट होना चाहिए था। लेकिन हम कैसे भेज रहे हैं,
फॉर्मेट को बताकर हम भेज रहे हैं जी फुल नेम इस तरह का। हाँ ये देखो ये मसला है। हमारे केस में फुल नेम इस तरह का है, लेकिन बैकएंड वाला चाहता है कि आपका फुल नेम वो दूसरी तरह से होना चाहिए, फुल। और ये हमें फिर हर जगह यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फुल नेम। और ये इस तरह का, जहाँ जहाँ पर भी ये फुल नेम यूज हुआ है हमें उसको, वो 13 जगह पर ये यूज हुआ हुआ है। तो बड़ा काम खराब है। फिर मैं बैकएंड वाले को कहता हूँ कि यार आप थोड़ा सा जो फुल नेम है वो इस तरीके से ले लो जैसे हम भेज रहे हैं। या फिर उसका एक और तरीका है कि जब ये यहाँ पर आपके पास डाटा बन गया है, फॉर्म डाटा बन गया है, इसको चेंज कर दें हम किसी तरह यहाँ से भेजने से पहले। हम इस फॉर्म डाटा को चेंज कर दें कि इसके जो, पहले तो इसको कंसोल करके चेक करते हैं ना कि कंसोल में ये क्या भेजता है। कंसोल डॉट लॉग, ये सारे एरर आपको जो आने थे वो सारे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कि क्या क्या इसमें इश्यूज हो सकते हैं। फॉर्म डाटा जो यहाँ पर हम भेज रहे हैं मैं उसी को कंसोल में चेक करवा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हिंट लगाने के लिए कि ये वही डाटा है, ताकि मैं कंसोल में, और भी कंसोल में चीज़ें आ रही होंगी तो मैं यहाँ पर अपना नाम साथ लिख देता हूँ कि वसीम के साथ जो चीज़ आनी है वो होगी हमारी कंसोल के अंदर। तो यहाँ कंसोल में आते हैं, यहाँ से चेक करते हैं फॉर्म को, ये स्वीट अलर्ट को इधर ऐसे इधर क्लिक करके सबमिट के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं। फॉर्म डाटा में अभी तो यहाँ पर कुछ भी खाली आ रही है, क्या चक्कर है? फॉर्म डाटा में हमारे पास वैल्यूज क्यों नहीं आ रही? एपीआई से ही हिट हो रही है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट का मसला है, ऊपर फॉर्म सबमिटेड में भी, अच्छा फॉर्म सबमिटेड में जो वेरिएबल आ रहा है वो सही आ रहा है, लेकिन जहाँ पर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर जिस तरह नहीं आ रहा। चेक करते हैं कि उसने फॉर्म सबमिटेड कहाँ लगाया है। फॉर्म सबमिटेड यहाँ लगाया है, और उसके कंसोल उसने भी कहीं करवाया हुआ है। चेक करते हैं कि किधर उसने कंसोल करवाया है। ऑन सबमिट पर फॉर्म सबमिटेड, और ये वैल्यूज, अच्छा वैल्यूज में वो चीजें आ रही हैं ना कि इस फॉर्म सबमिटेड के वेरिएबल के अंदर। तो ये कंसोल में यहाँ से खत्म कर दूंगा। फॉर्म डाटा के अंदर वो अभी फिलहाल वो कह रहा है कि चीजें नहीं आ रही, लेकिन जो वैल्यूज हैं उसमें वो चीजें आ रही हैं, इसमें ये वैल्यूज के अंदर। और उसको वैल्यूज डॉट फुल नेम, हाँ यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्म डाटा बना रहा है कि वैल्यूज डॉट फुल नेम जो है वो इस फुल नेम के अंदर स्टोर करवा दो। तो हम इसको यहाँ से फुल नेम कर देते हैं जिस तरह हमें एपीआई में चाहिए, और ईमेल इसी तरह चाहिए। और तो इसमें हमने ये क्या किया था, हमने ये इन वेरिएबल्स को अपने हिसाब से जैसे हमें बैकएंड में चाहिए उस तरह करके ले लिया था। तो इसमें ये हर जगह हमें चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ से जो वैल्यूज आ रही हैं फॉर्मेट के अंदर, उन वैल्यूज को जब हमने फॉर्म डाटा बनाना है उसके अंदर हमने वो नेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं। तो अब जरा दोबारा इसको हम एक दफ़ा हिट करके देखते हैं। यहाँ से ये ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है, लिखा हुआ है सारा कुछ। तो क्लिक करते हैं। ये क्लिक कर दिया मैंने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? हाँ सबमिटेड हो गया। ये थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स आ रहा था इसका, लेकिन ये देखें फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अब आपने चेक करना हो कि क्या ये वाकई सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको एपीआई एक दी है बैकएंड डेवलपर ने, उसने कहा था कि आपने चेक करना हो कि कितने वो सेव हो चुके हैं। तो आप ये वाली एपीआई हिट करें, बिकम इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट। तो इससे आपको पोस्टमैन से पता चल जाएगा कि सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दो पहले हो चुके थे, ये तीसरा
हाँ, ये तीसरा हो चुका है जिसमें ये हमने नहीं भेजे थे उसको। वैसे अपलोड की थी आपने वो सीवी, लेकिन आगे हमने क्योंकि उसको भेजा नहीं है और ना उसको बैकएंड वाले ने मैनेज करने के लिए कोई बनाया हुआ है सिस्टम। तो बैकएंड वाला कहता है कि आपने इसको फ्रंट एंड से ही फायर बेस पर अपलोड करके जो यूआरएल मिले आपने वो यूआरएल एक तो दे देना है, और वो जो पाथ मिले आपको आपने वो पाथ दे देना। तो ये फ्रंट एंड वाला इसको फायर बेस को स्टडी करेगा कि कैसे इमेजेस और स्टोरेज को, मतलब कि फायर बेस के स्टोरेज को बेसिकली स्टडी करेगा, और बस फिर ये अपलोड होगी। और अब हम देख लेते हैं कि जो डाटा है वो फेच कैसे हमने किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, जब भी आपने स्टेट यूज करनी है, क्योंकि ये फार्मेक्स स्टेट यूज करता है। वैसे भी कोई हमने डाटा लेना हो इनपुट का तो वो स्टेट यूज करके हम लेते हैं, यूज स्टेट वाली हुक। तो फार्मिंग भी बिहाइंड द सीन स्टेट ही यूज करता है। तो जब भी कोई कंपोनेंट स्टेट यूज करे तो उसके ऊपर आपने ये यूज क्लाइंट जरूर लिखना होता है। अब इससे ये हुआ है कि ये सारा पेज हमारा क्लाइंट साइड बन गया है। मतलब कि जो सर्वर साइड बाकी पेजेस हैं, मतलब कि पहले से ही जब उसको हम लोड करते हैं तो वो पहले से ही हमारे पास रेडीमेड पेज वो मिल जाता है सर्वर साइड होने की वजह से। रिगेक्ट को दोबारा से उसको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ती कि आप पेज हमें भेज दो, वो पहले से ही बना हुआ मिल जाता है, जो कि एसईओ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो लेकिन ये पेज अभी पूरा ही सर्वर साइड, ये फ्रंट एंड साइड हमने बनाया हुआ यूज क्लाइंट लिखकर। हम सिर्फ इसके एक कंपोनेंट को भी फ्रंट एंड साइड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ये जितना हिस्सा ये सिर्फ सबमिट करता है, जो ये हिस्सा फॉर्म सबमिट करता है, हम सिर्फ उस वाले को ये कंपोनेंट में डाल के अलग कर लें, और फिर उसको हम इस पेज में इंपोर्ट कर लें। तो ये बाद में आप लोग इसको कस्टमाइज करेंगे, अभी के लिए मैं नहीं कर रहा इसको। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि आपने इसी तरीके से पोस्ट अपलोड करने वाली भी बैकएंड वाले को कहकर एपीआई बनवानी है कि आप एपीआई बनाकर दो जिसमें ये पोस्ट का डाटा है। वो बैकएंड वाला भी बताएगा कि ये पोस्ट का डाटा आपने फ्रंट एंड से भेजना है, हमारे पास ये इस तरह से सेव होना चाहिए। और फिर जो पोस्टें आ जाएंगी आपने उसको फिर फेच करके ब्लॉग वाले पेज पर शो करवाना है। तो उसके लिए एक फंक्शन हमने यूटेल्स का एक बनाया हुआ है। किधर है यूटेल्स? यहाँ पर ये, इसमें ये गेट ऑल कैटेगरीज क्या करता है, इसको देख लेते हैं डेटा को फैच करने के लिए। तो ये फंक्शन जहाँ पर हमें चाहिए, जहाँ पर हमें सारी कैटेगरीज चाहिए हो, हम सिर्फ ये फंक्शन कॉल करते हैं, वहां से हमें सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। बनाना कैसे है, ये एक तरीका उसने बना के दिया हुआ है कि आपने इस तरह एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम रखना है, फिर आपने ये फैच का मेथड यूज करना है, ये वाला इतना इतना बेस यूआरएल देना है, और आगे ये टैग यूज करना है। ये टैग बड़ा जरूरी होता है इसमें। टैग ये करता है कि आपने ये मिसाल के तौर पर सारी पोस्टें आपने ये फेच कर ली हैं। अब बैकएंड पर नई पोस्ट आ गई है, बैकएंड पर एक नई पोस्ट अपलोड हुई है। ये नेक्स्ट जेएस क्या करता है, वो बैकएंड की नई पोस्ट को दोबारा से फेच नहीं करता तब तक जब तक उसको रीवैलिडेट ना किया जाए। रीवैलिडेट कैसे करते हैं, इस टैग की निशानी से उसको रीवैलिडेट करते हैं कि जब हमने ये यहाँ पर हमने सेव किया है इसको, यहाँ पर सेव किया था हमने, जो जहाँ पर स्वीट अलर्ट भी लगाई हुई थी कि जब सेव हो जाए तो वो हमें फिर दिखा दो, सेव हो जाए तो आप अलर्ट शो करवा दो। कहाँ पर था, ये था। तो यहाँ पर सेव होने के बाद यहाँ पर हम इसको रिवैलिडेट कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि अब रिएक्ट जो नेक्स्ट जेएस है अभी इसको दोबारा से रीफेच कर ले, क्योंकि हमने अभी सेव किए हैं सारे इंस्ट्रक्टर, एक नया इंस्ट्रक्टर आया है। तो जो पहले इंस्ट्रक्टर आप फेच कर रहे हो उनको रिवैलिडेट कर दो, मतलब कि दोबारा से फेच करो, एक नया आ गया है। तो टैग की मदद से हम इसको यहाँ पर रिवैलिडेट करते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर वो टैग उस हिसाब से लगाना होता है कि जो चीज़ आप फेच कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप पोस्टें ब्लॉग पोस्ट फेच करते हैं, तो ये यूआरएल आपको बनाकर देगा एक बैकएंड डेवलपर, और यहाँ पर आप लिखेंगे वो यूआरएल जो तो देगा ब्लॉग पोस्ट,
और यहाँ पर टैग में आप वो लिख देंगे कि इसको रिवैलिडेशन के लिए जो टैग है वो ये वाला है। वो आप पूछ कर भी लिख सकते हैं कि क्या लिखें। बैकएंड डेवलपर से मशवरा करके लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। या आप अपने से भी लिख सकते हैं कि ऑल ब्लॉग पोस्ट है ये, क्योंकि ये जो मेथड है ये सारी ब्लॉग पोस्टों को फेच करता है, तो इसका टैग भी हम उसी नाम से रख देते हैं। ये तो फिलहाल कैटेगरीज को इस तरह फेच करता है बैकएंड से, और उसका जो डाटा है वो हमें ये रिटर्न करवा के देता है जेसन की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आती हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को एक एरे में ये डालकर उसको जेसन बना कर दे देता है कि एक एरे के अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं। तो जब हमने वो यूज करना हो, जहां पर यूज करना हो वो हम उसको वहां पर यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हमने कार्ड्स बनाने के लिए यूज किया हुआ है यहाँ पर। ये कोर्स कैरोसेल, हाँ इसमें इसमें चेक कर लेते हैं कि उसने कहाँ यूज किया है इसको। ये क्या है यहाँ पर, ये देखो ये कार्ड जो है आ रहे हैं ये वाले। कमेंट को हम मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि ऊपर से हमें सारा को क्लियर नजर आए। ना कमेंट है। अब यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मैप के जरिए उसने सारे कार्ड बनाए हैं। कार्ड का डाटा कहाँ से ले रहा है, ये कोर्स के अंदर डाटा वो कहाँ से आ रहा है, ये कोर्सेज के अंदर। इसको कंट्रोल एफ करके हम देख लेते हैं कि ऊपर कहाँ से ये ले रहा है कोर्सेज के अंदर डाटा। कोर्सेज के अंदर डाटा इसको ये एज अ प्रॉप ले रहा है। अच्छा, ये एज अ प्रॉप कोर्सेज को ले रहा है। तो ये एज अ प्रॉप इसको कहाँ से मिल रहे हैं कोर्सेज को, ये जो डाटा है कहाँ से मिल रहा है। तो इसको हम मजीद ऊपर आते हैं उसके होम पेज में, यहाँ पर इसमें ये इस पे कोर्स कार्ड में आते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, कोर्स कार्ड क्या करता है, ये ऑल कोर्सेज वाला फंक्शन यहाँ से लेता है, कॉल करता है, उसको साथ अवेट लगाता है और कोर्स कार्ड को भी असिंक बनाता है, क्योंकि वो आगे जो हमने ये फंक्शन कॉल करना है वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो उसके साथ असिंक अवेट लगाना जरूरी है। असिंक अवेट मतलब कि वो वाला फंक्शन जो बैकएंड से डाटा पोस्ट करता हो या डाटा लेता हो, वो असिंक अवेट होता है ज्यादातर। तो जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को कहते हैं कि आपने जब तक ये कोर्स आ नहीं जाते तब तक वेट करना है। तो ये कोर्सेज का जो डाटा है वो इस फंक्शन के जरिए आ रहा है। वो फंक्शन कैसे हमने बनाया हुआ है, वो फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, पहले जो आपको दिखा रहा था यूटेल्सिस के अंदर। और फिर आगे इस कोर्सेज को ये एज अ प्रॉप कोर्स कैरोसेल को भेज देता है, और फिर आगे वो कोर्स कैरोसेल इन कोर्सेज को यूज करता है। और क्योंकि ये इसलिए इसको इतना वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, क्योंकि हम हमें ये वाला जो पेज है ना, ये वाला पेज होम पेज जो था, ये वाला, ये हमें चाहिए था ये हमें चाहिए था वो वाला यानी कि सर्वर साइड इसका बाकी डाटा। लेकिन अंदर जो कोर्सेज कैरोसेल थे वो उसमें, क्योंकि रिएक्ट स्लिक एक चीज है वो यूज होती है, जो स्लाइडर है वो स्टेट को यूज करता है। स्टेट यूज करे तो हमें वो बनाना पड़ना था क्लाइंट साइड। तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स कैरोसेल को एक फंक्शन में अलग कर दिया, और उसको यहाँ पर कॉल कर दिया, और उसको एज अ प्रॉप डेटा भेज दिया। और फिर इसके साथ ऊपर ये यूज क्लाइंट लिख दिया कि ये सिर्फ एक कंपोनेंट जो कैरोसेल वाला है वो तो यूज क्लाइंट हो, बाकी पेज पर जितना भी डाटा है वो क्लाइंट साइड ना हो, वो सर्वर साइड। जितना डाटा सर्वर साइड होगा उतना ज्यादा अच्छा है एसईओ के लिए भी और उसकी फास्टनेस के लिए भी। फैच कैसे कर रहे हैं, सिर्फ आपने यूटेल्सिस में ये फंक्शन, आपने जो भी डाटा फैच करने वाले फंक्शंस हैं वो इसी में आपने बनाने हैं यूटेल्सिस में। ये यूटेल्स भी एक खुद से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप किसी भी नाम का वैसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यूटेल्स का नाम को। इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी हम बना सकते हैं कि ये वाले जो फंक्शंस हम बना रहे हैं ये ये हमारे इस मॉड्यूल के रिलेटेड हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको मजीद कर लेंगे कि इसको हम मजीद इसको
फोल्डर वाइज बना देंगे। जब ये ज्यादा बहुत ज्यादा होते जाएंगे तो इसको फोल्डर वाइज बनाते जाएंगे कि कैटेगरीज के रिलेटेड इसमें फंक्शन पड़े हैं जो डाटा को फेच करते हैं, और स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड वो स्पेशलाइजेशन के कंपो वो फोल्डर में है। तो फेच कैसे करना है दोबारा से आपको एक दफा बता देता हूँ। तो ये कोर्स कैरोसेल में सेव, अच्छा वो मैंने कमेंट किया था इसमें जो है, यहाँ पर ये गेट ऑल कैटेगरीज के नाम का है ये तो। इसी तरह एक और कोर्सेज के नाम का वो ये गेट ऑल कोर्सेज। ये भी क्या करता है, फंक्शन है एक जो कि फेच मेथड यूज करता है नेक्स्ट जेएस वालों का, और साथ में उसको टैग देता है कि ये टैग है, इसमें बाद में मैं इसको यूज करते हुए रिवैलिडेट करना चाहूँ तो करूंगा। और फिर वो नीचे उसको रिटर्न करता है जेसन की फॉर्म में। आपने जब भी कोई डाटा फेच करना हो, आप इस फंक्शन को कॉपी करके एक उसको जब नई फाइल बनाए वहां पर पेस्ट भी कर सकते हैं अपने नामों के साथ उसको। और बेस यूआरएल हमने लिया हुआ है कि एक ही जगह ये यूआरएल हमें लिखना पड़े, बार बार हमें ये बार बार हमें ना लिखना पड़े, एक ही जगह लिखना पड़े। तो इस तरीके से डाटा को फेच करके आगे उसको एज अ प्रॉप देकर फिर आगे मैप लगाकर दिया हुआ है। आप लोगों को हो सकता है इसको एज अ प्रॉप ना देना पड़े, आप डायरेक्टली डाटा को फेच करें, एक फंक्शन के जरिए फंक्शन बनाकर अलग फंक्शन रखें और उसके जरिए डाटा को फैच करें, और फिर आप उसको आगे अपने कंपोनेंट में यूज कर लें, मतलब पेज डॉट टीएसएक्स में यूज कर लें डायरेक्टली उसके ऊपर मैप लगाकर। ये यहाँ पर एज अ प्रॉप इसलिए हमें पास करना पड़ा था उसको क्लाइंट साइड और उस सर्वर साइड की चीज़ों को देखते हुए। तो ये इस तरीके से हम डाटा को फैच इजीली करके उसके ऊपर मैप लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा को पोस्ट कैसे करते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आप लोगों ने ये जो बेस यूआरएल यूज करना है ये ऊपर वाला ही यूज करना है। ये मैंने सिर्फ अपने लिए किया था। ये बैकएंड की एपीआई बनाकर इसको लाइव करके आपको ये वाला यूआरएल इसको आपने यूज करना है। अभी मैं इस वाले को कर देता हूँ कमेंट। तो आपका जो कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये इसका फायदा ये हुआ है कि एक बेस यूआरएल में लिखने का कि हर जगह जहाँ जहाँ यूज किया वो होगा सारी जगह ऑटोमेटिक यही हो जाएगा। तो अगर हम हर जगह यही एग्जैक्ट जो ये वाला है ये यूज करें तो फिर वो 1000 अगर फाइलें होंगी तो उसमें 1000 जगहों पर चेंज करना पड़ेगा। जबकि इधर एक ही जगह हम चेंज करेंगे तो वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाए। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, आपको टास्क मिल जाएगा अब नेक्स्ट के डाटा को ये वाला तो मैंने करवा दिया है। इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी कि ये बाद में कर लेंगे चलो, कि ये डाटा ये सेव हो रहा है। हम अभी एक एडमिन पैनल बनाएंगे वहां पर सारे कोर्सेज जितने भी चीजें हम देख सकें कि कितने रिक्वेस्ट आई हैं बिकम इंस्ट्रक्टर की, और कितनी वो चीजें आई हैं, वो एडमिन पैनल वो बाद में बनेगा उसके ऊपर देख लेंगे। अभी जो आपको नेक्स्ट एक काम मिलना है वो ये मिलना है कि आपने मैनेज कोर्स वाला जो है वहां से कोर्स को अपलोड करना कैसे करना है बैकएंड पर, इसी तरीके से आपने ये वाला मैनेज पर ये क्यों नहीं जा रहा, मैं ये मैनेज कोर्स में जब जाए तो स्पेशलाइजेशन ऐड करने वाली उसको बैकएंड पर वो बनेगा कि आप इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। आपको एपीआई वो मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करने पर ये लाइव का है, लाइव पर ये सही चल रहा है। मेरे पास ये पता नहीं क्यों नहीं सही लोकल पर चल रहा। तो इसको सेव करवाने वाली आपको अभी एक टास्क मिलेगा, फिर उसको फेच करवा कर फ्रंट एंड पर शो करवाने वाला टास्क मिलेगा। ये देखें लाइव पर इसकी डिजाइनिंग ठीक है लेकिन मेरे पास लोकल में वो खराब आ रही है। तो वो डिजाइनिंग अगर किसी और आपके इररेलेवेंट पेज की खराब हो रही हो तो आपने उसको इग्नोर करना है। आपको जो टास्क दिया हुआ है जिस पेज के रिलेटेड आपने अपनी उसी फाइल में रहना है। तो अभी यहाँ पर हम मैंने जो कोर्स का देखते हैं, हाँ इसके ऊपर जब क्लिक होता है तो ये मूडाल ओपन होता है जो कि एक खराब सी एनिमेशन के साथ ओपन होता है, इसको अच्छी एनिमेशन के साथ ओपन होना चाहिए। अब ये कोर्स का नाम लिखता है और भी बैकएंड डेवलपर बताएगा कि आपके कोर्स के नाम के साथ और क्या चीज़ आपने लिख कर भेजनी है। तो कोर्स के नाम, अगर सिर्फ कोर्स का नाम चाहिए होगा या उसका थंबनेल चाहिए होगा तो वो
बैक एंड डेवलपर जब इसकी एपी आप बनाकर दे देगा, आपने फिर इसको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करने पर वो उधर सेव करवा देना, जिधर लिखा हुआ है सेव चेंजेस। तो सेव सेव का बटन सिर्फ हो जाएगा यहाँ पर अपलोड कोर्स की बजाय। हाँ, ये अपलोड कोर्स ही है। और ये नीचे नीचे भी अपलोड कोर्स ही आता है, जबकि ऊपर अपलोड स्पेशलाइजेशन, अपलोड नहीं बल्कि सेव का नाम आना चाहिए। अपलोड क्या मतलब, सेव कोर्स या ऐड न्यू कोर्स इस तरह का आना चाहिए कि हम नया ऐड कोर्स कर रहे हैं, या ऐड न्यू स्पेशलाइजेशन। तो ये सेट करना आप लोगों को, ये टास्क आप लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए ये इतना ही है। साथ साथ हमारी ये इसी को देखकर नेक्स्ट ईयर्स वालों की डॉक्यूमेंटेशन देख देख कर भी हम इसको चलते जाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी थोड़ी बहुत इसमें कवर होती जाएगी।